जय हिंद फ्रेंड्स। पॉलिटी की सीरीज में हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में अभी तक हम लोगों ने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये दोनों संबंध देख लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है, वित्तीय संबंध। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सीधे। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। प्रशासनिक और विधायी संबंध भाग 11 में थे, ये कहाँ पर हैं? भाग 12, आर्टिकल 268 टू 290, ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, देखिए जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो संविधान में इतना डिटेल में बताए गए हैं कि कौन सा टैक्स कौन लगाएगा, संबंधित कानून कौन बनाएगा, कौन उसका जो है यूज करेगा, ये सारे कुछ डिटेल में बताई गई हैं। ठीक, तो उसके लिए 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक संघ सूची है जिसमें टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, 15 विषय। ये 7वीं अनुसूची वाले विषय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जिनसे संबंधित कानून वो विधायी शक्तियां हैं, ये वित्तीय संबंध है। मतलब इन 15 विषयों से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ठीक, इसी में है इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक, दूसरा राज्य सूची है, इसमें 20 विषय हैं। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि ये लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो राज्य सूची के 20 विषय हैं, इस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट विषय हैं, उन पर कौन अवशिष्ट विषय वो हैं जो ना इस सूची में है ना इस सूची में, ना इस लिस्ट में है ना इस लिस्ट में, तो उस पर कौन बनाएगा कानून? संविधान ने कहा है उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, या ये कहिए संसद। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने 3 कर से संबंधित प्रावधान बनाए हैं, उसको याद लिखिएगा, याद रखिएगा। क्यू, जी का मतलब गुड्स, वस्तुएं। ई का मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय। और डब्लू का मतलब वेल्थ, धन या वित्त। ठीक, यहां पर जी का मतलब गुड्स नहीं, गिफ्ट्स है। हिंदी में उपहार, व्यय और वित्त कर। ठीक, या वित्त की बजाय यहां पर लिख सकते हैं समृद्धि कर। वित्त फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा, समृद्धि कर। ये अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने 3 टैक्स से संबंधित प्रावधान बनाए हैं। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संविधान में पूरा डिटेल से दिया गया है कि किस सब्जेक्ट पर कौन एंटिटी टैक्स बनाएगी, लगाएगी, उससे संबंधित प्रावधान बनाएगी और कौन उसका यूज करेगा। तो चलिए देखते हैं। विधानमंडल पर प्रतिबंध, मतलब राज्य सरकार
किन विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने से रोका गया है? एक तो विषयों है जो 15 लिस्ट दी गई हैं संघ सूची में, उनके अलावा राज्य विधानमंडल पर करारोपण के लिए क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं वो देखिए। पहला, राज्य विधानमंडल व्यवसाय राज्य विधानमंडल व्यवसाय व्यापार एंड रोजगार पर टैक्स प्रतिबंध लिखिए, यहां पर लिखिए सीमाएं पर टैक्स या कर लगा सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2500 रुपए प्रति वर्ष, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक। सेकंड, राज्य विधानमंडल राज्य के अंतर्गत क्रय विक्रय वस्तुओं पर, मतलब वस्तुओं के क्रय और विक्रय, खरीदे और बेचे जाने पर कर लगा सकता है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं वो देखिए। पहला, समाचार पत्र पर नहीं लगाया जा सकता, न्यूज़पेपर पर नहीं लगा सकते। ठीक, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट न्यूज़पेपर पर टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक। दूसरा, अंतर्राज्यीय वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स नहीं लगेगा। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रय विक्रय के लिए जा रही हैं तो उन पर कोई भी राज्य क्या करेगा, टैक्स नहीं लगाएगा। तीसरा, राज्य के बाहर किसी वस्तु पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे यूपी गवर्नमेंट एमपी में बिकने वाली चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकती, वो केवल उसी टेरिटरी में जो यूपी गवर्नमेंट का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र है, उसी में बिकने वाली चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। कहीं और उनकी सीमा से बाहर किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो अब उस पर टैक्स यूपी गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। ठीक, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। अंतर्राज्यीय वस्तुओं पर नहीं लगा सकते। तीसरा, वो चौथा, आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु पर नहीं लगा सकते। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उन वस्तुओं पर नहीं लगा सकते। ठीक। अब ये मत कहिएगा कि गेहूं है तो गेहूं पर नहीं लगा सकते, उसका एक्सपोर्ट करना, ऐसा नहीं। वो गेहूं जो एक्सपोर्ट होने वाला होगा उस पर नहीं लग सकता, बाकी पर लग सकता है। ठीक। और पांचवी चीज ये बता रही है कि अंतर्राज्यीय व्यापार
एवं वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वो वहीं पर पढ़ लिए थे अंतर्राज्यीय वस्तु वाले। ठीक, ये 5 रिस्ट्रिक्शंस हैं। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के भीतर किसी भी वस्तु पर टैक्स लगा सकता है सिवाय 5 चीज़ों को छोड़ करके। जो इंटर स्टेट क्रय विक्रय होगा उस पर नहीं लगा सकते, केवल अपने राज्य के भीतर लगा सकते हैं। राज्य के बाहर अगर बेची जा रही तो नहीं लगा सकते। जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको नहीं लगा सकते। न्यूज़पेपर पर नहीं लगा सकते। ठीक, तीसरी बात यह है कि अंतर्राज्यीय रिवर नदी प्राधिकरण, अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण मतलब एक नदी है जो 2-3 स्टेट से होकर के जा रही है। तो वो जो प्राधिकरण है जो उस नदी के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे संबंधित जो प्राधिकरण जहाँ यूज होगा, जहाँ इस्टेब्लिश होगा, वहाँ की बिजली यूज करेगा, विद्युत यूज करेगा, पानी इनकी खपत करेगा, स्टोरेज करेगा, भंडारण करेगा। तो इससे संबंधित सब्जेक्ट पर राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से टैक्स लगा सकता है। ये नहीं कहा इसमें कि नहीं लगा सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये राज्य विधानमंडल पर ही है। संसद भारत के भीतर किसी भी मैटर पर लगा सकती है, किसी भी वस्तु पर टैक्स लगा सकती है। ठीक, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, ये जिस पर अंतर्राज्यीय पर राज्य नहीं लगा सकते लेकिन केंद्र लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात क्या है, सेकंड पॉइंट जो इसमें पढ़ना है वो ये है कि कर राजस्व का वितरण कैसे होता है, टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके लिए हमें 2 संविधान संशोधन ध्यान में रखना है। एक है 80वां संविधान संशोधन 2000, ठीक, और एक है 88वां संविधान संशोधन 2003। ठीक, 80वां संविधान संशोधन क्या है? ये 10वें वित्त आयोग जो कि 1992 में बना था, उसकी सिफारिश को लागू करने के लिए ये संविधान संशोधन आया था। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। 88वां संविधान संशोधन 2003 में यह आया था अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना। और ये पूर्ववर्ती प्रभाव से 1 अप्रैल 1996 से लागू था। पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू। इसी के अंडर में वो टैक्स आए थे जिसको आप सर्विस टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, इनकम टैक्स, ये इसी के तहत आए थे। ठीक, एक और है कस्टम ड्यूटी।
कस्टम ड्यूटी भी यहीं पर। ठीक, अब हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है। उसके लिए आप ये देखिए, इधर लिखिए आर्टिकल, एक टेबल बनाइए, यहां पर लिखिए किसने लगाया, किसने वसूला और किसने उपयोग किया। ठीक, ये एक टेबल बना लीजिएगा। यहां पर लिखिएगा आर्टिकल 268, आर्टिकल 268। इसको लगाता कौन है? सेंट्रल, केंद्र। वसूला किसके द्वारा जाता है? स्टेट के द्वारा। और ये उपयोग भी किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट के द्वारा। इस आर्टिकल 268 में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें कि जो स्टेट वसूलेंगे और जो उपयोग करेंगे वो कभी भी सेंटर को नहीं देंगे। लगाया किसने? सेंटर ने। लगाया मतलब कानून किसने बनाया? सेंट्रल ने। और वसूली की जिम्मेदारी किसको दी? स्टेट को। और उपयोग की जिम्मेदारी भी किसको दी? स्टेट को। इस वजह से स्टेट वसूल करके अपना ही यूज कर लेंगे, वो सेंटर को नहीं देंगे। जब सेंटर को नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस टैक्स से जो भी रेवेन्यू आएगा वो भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा। आगे बताएंगे आपको कि निधियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, संचित निधि क्या होता है, लोक लेखा निधि क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस पर अथॉरिटी वसूलने की स्टेट की हो केवल, और यूज करने की भी स्टेट की हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राशि कभी भी भारत की संचित निधि का भाग नहीं बन सकती। ठीक, तो इसमें दो चीजें शामिल हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक, तो कौन कौन सी चीजें हैं? पहला, विनिमय पत्र, वादा नोटों, बैंकिंग, बीमा, इनसे शेयर, इनके खरीद बिक्री पर, क्रय विक्रय पर जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो किसके तहत आती है? इसी आर्टिकल 268 के तहत आती है। इन पर सब पर स्टाम्प ड्यूटी। और दूसरा, नारकोटिक्स एंड औषधीय उत्पाद, जिसमें एल्कोहल भी शामिल है। ये एल्कोहल कौन सा शामिल है? जो चिकित्सा के लिए यूज हो रहा है। ठीक, औषधि उत्पाद, और यहां पर लिख लीजिएगा प्रसाधन सामग्री, जिसमें एल्कोहल भी शामिल है। ये वो एल्कोहल है जो किसके लिए यूज हो रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में। इस पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, ये कभी भी भारत की संचित निधि का भाग नहीं होती। ठीक, इसको कौन लेता है? स्टेट। और स्टेट ही क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो ये पहला है। ठीक, सेकंड, 268A। 268A में क्या है? सर्विस टैक्स।
सेवा कर। ठीक, इसको भी लगाया किसने? सेंटर ने। वसूल कौन किया? सेंटर और स्टेट दोनों ने। और यूज किसने किया? सेंटर और स्टेट दोनों ने। जब सेंटर और स्टेट वसूल रहे हैं, यूज भी सेंटर और स्टेट कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इनका बंटवारा होगा। तो इनका बंटवारा कौन करेगा? संसद। ये ध्यान में आपको रखना है, चाहे वो अधिनियम बनाकर करे, चाहे कोई अथॉरिटी बना करके करे। ठीक, अब कौन सा है तीसरा बिंदु? आर्टिकल, ये आर्टिकल हैं लिखे हैं, अनुच्छेद 269। इसमें भी कौन है? इसमें सेंटर लगाएगा, सेंटर ही वसूल करेगा, लेकिन देगा किसको? यूज कौन करेगा? स्टेट। तो इसमें कौन कौन चीजें शामिल हैं? इसमें दो चीजें शामिल हैं। पहली कौन सी शामिल है? जो अभी हमने बताया ना कि अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित वस्तुओं से संबंधित क्या है? सीमा शुल्क। ठीक, लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर इसमें शामिल नहीं है। ठीक, यहां पर सीमा शुल्क मत लिखिए। संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर। जो भी अंतरराज्यीय वस्तुएं हैं जिन दो स्टेट के बीच में हो रहा है, सेंट्रल क्या करेगी? लगाएगी टैक्स, और सेंट्रल ही वसूल करके बाकी उन दोनों राज्यों को दे देगी। दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जिनसे भी जो है वो आवागमन हुआ है उस वस्तु का, उन सभी को पोर्शन क्या करेगा? बढ़ जाएगा। ठीक, और दूसरा, माल के पारेषण पर शुल्क। ये माल कौन सा है? वहां पर तो है वस्तुएं, ये माल कौन सा है? ये माल क्या है? सामान। ठीक, माल या सामान जो कि अंतरराज्यीय उसमें जा रहे हैं, उन पर क्या है संबंधित? कर जो भी लगेगा, पारेषण शुल्क मतलब ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, तो उस पर जो भी पारेषण पर शुल्क लगेगा वो भी क्या होगा? इस स्टेट को दे दिया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में क्या है कि सेंटर ने लगाया, सेंटर प्लस स्टेट ने क्या किया? वसूल किया। और सेंटर प्लस स्टेट ने ही क्या कर लिया? यूज कर लिया। यहां भी बंटवारा होगा जब दोनों के बीच में है। और जब भी बंटवारा होगा तो यहां पर बंटवारा संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और ये राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्त आयोग की स्थापना करेगा। वित्त आयोग हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा एक लेक्चर इसी को डेडिकेटेड रहेगा, वित्त आयोग को। तो ध्यान से आप सोचिए कि जहां भी बंटवारा हो रहा है वहां पर आ रहा है संसद, लेकिन जो आर्टिकल 270 के तहत है वहां पर कौन आ रहा है? वित्त आयोग। वहां पर राष्ट्रपति है, संसद नहीं है। और राष्ट्रपति किसका मेंबर है? केंद्र सरकार का। ठीक, संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? केंद्र सरकार की सुझाव पर काम करेगा, प्रधानमंत्री या
केंद्र सरकार की सुझाव पर काम करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 270 में जो बंटवारा होगा वो कौन करेगा? संसद नहीं, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा जो संस्था बनाई जाएगी जिसको वित्त आयोग कहते हैं वो करेगा। ठीक, तो आर्टिकल 270 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आर्टिकल 270 में जो भी टैक्स आएगा वो भारत की समेकित निधि, संचित निधि का भाग होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग होगा, और वहीं पर वित्त आयोग क्या करेगा? उसको बांटेगा उसी निधि से। ठीक, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं वो आपको देखना है। तो पहली चीज जो शामिल है वो क्या शामिल है? संघ सूची के सभी विषय, जो 15 सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, वो सारे विषय इसमें शामिल हैं 270 के तहत। ठीक, दूसरा, आर्टिकल 271 के तहत सरचार्ज, 271 अभी हमने पढ़ा नहीं। 271 में क्या है कि टैक्स के अलावा केंद्र सरकार क्या लगा सकती है? सरचार्ज। ठीक, तो वो भी इसी का भाग होगा, लेकिन इस सरचार्ज में अभी हम आगे बताएंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि सरचार्ज बढ़ता नहीं है, उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही लेती है। ठीक, और एक चीज और है इसमें, वो क्या है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाया गया सेस। देखिए, सेस और सरचार्ज में अंतर क्या है? जब आप किसी गवर्नमेंट उसमें ऑफिस में जाएंगे जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम हो रहा होगा, या आपके इनकम टैक्स पे आप देखिए, इनकम टैक्स पर एक सेस लगता है जिसको बोलते हैं एजुकेशन सेस। उस सेस का इस्तेमाल किया किया जाता है ये जो मिड डे मील योजना है ना, उसको बढ़ाने के लिए, उसको जो है कंटिन्यू करने के लिए उसका पैसा जाता है। सेस में दिक्कत ये है कि सेस जिस चीज़ के लिए लगाया गया है, पैसा भी उसी चीज़ के लिए खर्च होगा, आप उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन सरचार्ज में ऐसा नहीं है। सरचार्ज हो सकता है पेट्रोलियम उत्पादों पर सरचार्ज केंद्र सरकार लगाती है, वैट कौन लगा रहा है? राज्य सरकार, लेकिन उस पर भी सरचार्ज लगाती है केंद्र सरकार। ठीक, तो सेस और सरचार्ज में अंतर समझ लिए। सेस क्या है? विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है, और जिस चीज के लिए लिया जाता है उसी चीज में उसका पैसा खर्च होता है, आप दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन सेस जो इनकम टैक्स पर लगता है 4%। ठीक है, और आर्टिकल 271 के तहत सरचार्ज, ये आपको देखना है। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिए आर्टिकल 271, और आर्टिकल 271 में लिखिए कि इसको भी कौन यूज कर रहा है, कौन लगा रहा है? सेंटर। और यूज कौन, वसूल कौन कर रहा है? सेंटर। और यूज कौन कर रहा है? सेंटर। ठीक, इसको आप सेंटर प्लस स्टेट भी कह सकते हैं। हाँ, सेंटर प्लस स्टेट ही। ठीक, तो आर्टिकल 271 में क्या है? आर्टिकल 271 में ये है कि आर्टिकल 268 से 270 तक जो भी चीजें आपने पढ़ी उस पर सरचार्ज, ये केंद्र सरकार एक्स्ट्रा लगाती है। और इसमें फायदा क्या है उसे? क्योंकि सरचार्ज यहां पर हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि यह राज्यों को नहीं दिया जाता, इसका पूरा हिस्सा कौन लेता है? केंद्र सरकार। कौन लेता है? केंद्र सरकार। और यही केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध की टकराहट की बिंदु है कि आप टैक्स लगाइए ना, टैक्स में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, आप सरचार्ज लगा रहे हैं। टैक्स लगाने क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स का हिस्सा बटेगा दोनों में, लेकिन सरचार्ज में क्या लिखा है कि इसको केंद्र सरकार बांटेगी नहीं, जो भी टैक्स सरचार्ज का पैसा आएगा वो केंद्र सरकार का अपना होगा। ठीक, राज्यों के साथ नहीं बटेगा। वित्त आयोग इस पर कोई सिफारिश नहीं देगा। संघ सूची के विषय पर जो भी टैक्स आएंगे उस पर वित्त आयोग बंटवारा करेगा, इस पर कोई बंटवारा नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट,
लास्ट है जो, वो है आर्टिकल ये जो लास्ट है ये क्या है? पूर्णतया राज्यों के कर यहां पर आएंगे। जो 20 प्रविष्टि 20 जो सूची दी गई है, राज्यों की सूची में 20 विषय दिए गए हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इनको लगाएगा भी स्टेट, वसूली भी वही करेगा और यूज भी वही करेगा। ठीक, इसमें कौन कौन से हैं, मेन मेन लिख लीजिए। कृषि पर कर, कृषि आय पर, ठीक है, कृषि आय पर। इनकम टैक्स में कृषि आय नहीं जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। कृषि आय किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। और किसानों, ये जो राज्य की हालत खराब है उसमें यही बात है कि वो कृषि पर टैक्स नहीं लगाए हैं। ठीक, कृषि आय पर कर। उसके बाद जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, मानव जो कंज्यूम करते हैं, उसके अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क। बिक्री कर, पथ कर। ये कौन करता है? स्टेट। ठीक, यहां पर ध्यान में रखिएगा कि न्यायालय फीस उसको स्टेट कर में शामिल नहीं किया जाता। ठीक, बल्कि बाकी जो अल्कोहल पर, मादक पदार्थों पर उनको उत्पाद उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सब कौन ले रहा है? राज्य सरकार। ठीक, नगर पालिका में जो चुंगी कर और ये सब हैं, ये सब कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये चीजें जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब गैर कर राजस्व स्रोत। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज कौन कौन से हैं? केंद्र के देख लेते हैं और राज्य के देख लेते हैं। केंद्र के कौन कौन से हैं? डाकघर, रेलवे। ठीक, और क्या हो सकता है? बैंकिंग। समयावधि बीत जाने पर उगाही किया गया शुल्क या राशि। ये सब कौन है? केंद्र के गैर कर राजस्व स्रोत हैं। ठीक, राज्य के कौन कौन से हैं? सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, और ये भी यहां पर राज्य में भी यही चीज रिपीट हो जाएगी। ठीक, यहां पर एक चीज और लिखी है। केंद्र में एक चीज नहीं, दो चीज आएंगे। एक तो सिक्के एवं मुद्रा, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा केंद्र के। और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा कि गैर कर राजस्व स्रोत क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है, आपातकाल के दौरान वित्तीय संबंध।
आपको पता है कि संविधान में आपातकाल 3 तरीके का है। एक तो राष्ट्रपति शासन है और दूसरा क्या है, पूरे देश में जो आपातकाल जिसको आप राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं वो, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल के समय सारी पावर किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेती है, राज्य के कर्मचारियों का वेतन रोकना या उनको सुविधाएं जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना, उन पर कम करना, तो ये जो भी उद्घोषणा होती है, अगर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल 2 महीने बाद समाप्त हो गया तो उद्घोषणा पूरे फाइनेंशियल ईयर तक चलती है। तो यहाँ पर ये लिखिएगा कि ये वित्तीय वर्ष तक मान्य होती है। वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक, या ये कहिए हाँ अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक। तो उद्घोषणा जो वित्तीय आपातकाल की है वो पूरे वित्तीय वर्ष तक रहती है। राष्ट्रपति शासन से उसका कोई मतलब, वो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि से उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि से स्वतंत्र है। अगर वो राष्ट्रीय आपातकाल 2 महीने के लिए लगा लेकिन उद्घोषणा वो क्या वैलिड होगी, पूरे के पूरे साल भर के लिए, ठीक। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो इसमें ध्यान में रखना है वो ये है राज्यों का संरक्षण। ऐसे क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं कि जिससे राज्यों को ये भरोसा है कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों का दमन नहीं करेगी, ठीक। तो लिखिए, संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर कुछ विधेयकों को संसद में पेश करेगी। मतलब कुछ विधेयकों के लिए ये मस्ट है कि राष्ट्रपति की सिफारिश होना मस्ट है। अगर राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं है तो संसद में वो विधेयक नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा कौन सा विधेयक है, तो पहला विधेयक है ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो। मतलब इंटरेस्ट किसका हो, राज्यों का, लेकिन कोई शुल्क या सरचार्ज आरोपित करे। मतलब उस विधेयक में कोई सरचार्ज आरोपित हो या कोई शुल्क, सेस, ठीक, सेस या सरचार्ज हो, तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है, ठीक। दूसरी बात, ऐसा विधेयक जो आयकर, इनकम टैक्स की परिभाषा में कृषि से संबंधित परिभाषा में, कृषि आय से संबंधित परिभाषा में बदलाव करता हूं। मतलब इनकम टैक्स पर किसका अधिकार है, सेंटर का है। सेंट्रल लगाता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों वसूल करते हैं, लेकिन उनको बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर।
तो अगर इनकम टैक्स की परिभाषा चेंज करके कृषि आय भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ऐसा विधेयक जो आयकर की परिभाषा में कृषि आय को भी शामिल करता हो या इस कृषि आय से संबंधित कोई भी डिफिनीशन चेंज करता हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि आय किसका सब्जेक्ट है, किसका मैटर है? राज्य राज्य सूची। ठीक, तीसरी बात, ऐसा विधेयक जो राज्य अंश के वितरण को प्रभावित करे, जो बंटवारा हो रहा है ना, जो राशियों का, जो टैक्स से आ रही हैं राशियां, तो उससे संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोई चेंज कर रहा हो तो ऐसा विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। ठीक, ये राज्यों को ये सेफ्टी गार्ड दिया गया है। और चौथा पॉइंट, ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु शुल्क या अवशिष्ट कर पर अधिभार आरोपित करे, सरचार्ज आरोपित करे। अधिभार मतलब राज्य का वो टैक्स है और उस पर क्या हो, सरचार्ज लगाए केंद्र। तो ऐसा विधेयक भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हो सकता है। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि सरचार्ज और टैक्स, और सरचार्ज और सेस जब भी लगाया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लगाया जाएगा। राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर बात होगी या राज्य सूची या टैक्स में राज्य का वितरण डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी, उनका जो हिस्सा है, तो उससे संबंधित विधेयक कौन आएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक, अंतर्राज्यीय कोई भी वस्तु से संबंधित होगा तो कौन आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक, तो ये सारी चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राज्य और केंद्र के बीच में जो बंटवारा होता है, जो अंशदान होता है, वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। और कुछ अंशदान ऐसा होता है कि जिस पर वित्त आयोग की सिफारिश नहीं, वो बल्कि केंद्र सरकार का क्या है, डिस्क्रिशन राइट है, उनकी मर्जी है। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर, तीनों संबंध हमारे ये खत्म हो जाएंगे। फिर इन संबंध से जो मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए चीज़ों का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक, धन्यवाद।